सिटी चैनल के दर्शकों की सेवा में मैं सतीश अग्रवाल उपस्थित हूँ हमारी लोकप्रिय स्वास्थ्य विषयक धारावाहिक हेल्थ केयर के साथ। मित्रों, इस श्रृंखला के माध्यम से हम हमारे करंट हेल्थ इश्यूज को लेकर उपस्थित होते हैं और उससे संबंधित एक्सपर्ट्स द्वारा मार्गदर्शन हासिल करते हैं। जैसे कि हम सभी जानते हैं और हम सभी अनुभव कर रहे हैं कि इस समय में कोरोना और कोविड महामारी ने हम सबको जकड़ रखा है और हम सब राह देख रहे हैं कि इस पर अगर कोई बहुत ही अच्छी थेरेपी या उपचार आ जाए या इसके विरोध में कोई टीका या वैक्सीन तैयार हो जाए। और तरह तरह के उपचार पद्धति के विषय में हर दिन कोई नई जानकारी आती है। इसलिए चैनल के प्रबंध संपादक डॉक्टर चंदू सोजेतिया ने कहा कि इस समय जो सबसे चर्चित विषय है वह है प्लाज्मा थेरेपी। तो इस विषय पर उपयुक्त और सही जानकारी हम संबंधित विशेषज्ञ द्वारा हासिल करें। तो आज इसी प्लाज्मा थेरेपी पर बातचीत के लिए हमने जिन विशेषज्ञ को आमंत्रित किया है, पहले मैं आपसे उनका परिचय करा दूं। हम अपने को बड़ा सौभाग्यशाली समझते हैं कि आज हमारे बीच डॉक्टर पंजाबराव देशमुख मेडिकल कॉलेज के पैथोलॉजी के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर एटी देशमुख जी उपस्थित हैं। सर, स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। और सर की इस विषय पर विशेषज्ञता और ऑथेंटिसिटी इस बात से ज्यादा पता चलती है कि इस मेडिकल कॉलेज की जो ब्लड बैंक है उसके इंचार्ज सर स्वयं। सर, जैसे मैंने कहा कि तरह तरह के ट्रीटमेंट और उपचार पद्धति के बारे में बातचीत चल रही है और इसी में एक विषय आता है प्लाज्मा थेरेपी। तो सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि प्लाज्मा क्या है और उसपे से भी एक कोविड प्लाज्मा क्या है। नमस्कार। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर व्यक्ति के शरीर में खून होता है, करीब करीब 5 लीटर खून होता है। इस खून में आधा पेशी से बनता है, अलग अलग तरह के पेशी रहते हैं यानी सेल्स रहते हैं, और आधा जो रहता है वो पानी समान एक द्रव्य रहता है जिसे प्लाज्मा कहते हैं। इस प्लाज्मा में मुख्यत्वे प्रोटीन्स रहते हैं और इन प्रोटीन्स में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं एंटीबॉडीज। ये एंटीबॉडीज अपने को कोई भी इंफेक्शन या कोई भी डिसीज से फाइट करने के लिए अपने इम्यून सिस्टम के लिए जरूरी होते हैं। तो प्लाज्मा वह चीज है जो कि अपने खून में रहती है और उसमें काफी सारी एंटीबॉडीज होती है। तो सर, जैसा हम देखते हैं कि अगर हमने कहीं ब्लड कलेक्शन किया है और उसमें अगर हम उसको ऐसे कुछ देर रहने दें तो उसमें के जो सेल से नीचे बैठ जाते हैं, ऊपर का जो पीला सा या सफेद सा जो होता है उसी प्लाज्मा कहते हैं। ये सही है? जी हाँ, बिल्कुल सही। ये जो ऊपर का द्रव्य रहता है यही प्लाज्मा रहता है। आप जब ब्लड डोनेट करते हो तो उसमें दोनों पेशी व प्लाज्मा दोनों डोनेट करते हो, लेकिन आजकल एक आधुनिक तकनीक से अपन सिर्फ किसी के शरीर में से सिर्फ प्लाज्मा भी निकाल सकते हैं। इसे अफेरेसिस कहा जाता है। तो ये जो प्लाज्मा रहता है ये काफी रिच रहता है एंटीबॉडीज में और उसी का उपयोग काफी सारे डिसीजेस में किया जाता है। तो सर, जैसे हम बात कर रहे हैं कि कोविड मरीजों में प्लाज्मा दिया जा रहा है, तो ये जो प्लाज्मा दिया जा रहा है ये उसमें कैसे काम करता है? जो पेशेंट कोविड-19 से इस वायरल इन्फेक्शन से ठीक हो जाता है वह उसके शरीर में इस एंटीबॉडीज की मात्रा काफी हद तक बढ़ जाती है और इसी एंटीबॉडीज का अपन उपयोग कर सकते हैं दूसरे पेशेंट्स में। अपनी इम्यून सिस्टम जो रहती है वह वायरसेस के अगेंस्ट काम करती है और यह मुख्यत्वे एंटीबॉडीज के थ्रू काम करती है। तो आपके शरीर में यदि वायरस के अगेंस्ट एंटीबॉडीज है तो आप उस वायरस के अगेंस्ट अच्छे से फाइट कर सकते हो। यह एंटीबॉडीज डेवलप होने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका यह होता है कि आप वैक्सीन ले लें। वैक्सीन लेने के बाद आपके शरीर में कुछ दिनों में काफी सारी एंटीबॉडीज डेवलप हो जाती है जिसके कारण आप इस इन्फेक्शन को अच्छे से फाइट कर सकते हैं या प्रिवेंट भी कर सकते हैं। दूसरा तरीका है यदि आपके पास वैक्सीन नहीं है तो फिर आप रेडीमेड कहीं से एंटीबॉडीज ले सकते हो।
और उसका सोर्स है कोविड प्लाज्मा। यानी जो पेशेंट या कोविड या इस वायरल इन्फेक्शन से सफर हो चुका है, उसके बॉडी में से प्लाज्मा निकाल के वह आप किसी पेशेंट पे यूज, ताकि उसके एंटीबॉडीज से वह पेशेंट ठीक हो जाएगा। तो सर, जो इम्यूनिटी शब्द आता है कि कई हम व्हाट्सएप मैसेज पढ़ते हैं कि इम्यूनिटी बूस्टर या इम्यूनिटी बढ़ाने को, तो जिस एंटीबॉडी की आप बात करें, क्या उसी को हम इम्यूनिटी मान के चलें? बिल्कुल सही। इम्यूनिटी दो प्रकार की होती है, बट मुख्यत्वे जो इम्यूनिटी होता है, ह्यूमरल इम्यूनिटी जिसे बोलते हैं, वह एंटीबॉडी के थ्रू से ही होती है और इस एंटीबॉडी के कारण ही अपने को इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। मित्रों, जैसा सर बता रहे हैं कि अगर कोई जंतु हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो उस जंतु से लड़ने के लिए हमारा शरीर कुछ प्रोटीन तैयार करता है जिसे एंटीबॉडीज कहते हैं। अब इसे तैयार करने के दो तरीके कि हम जब टीका देते हैं तो उस टीके में इस जंतु को कृत्रिम रूप से प्रविष्ट किया जाता है, बॉडी उसके अगेंस्ट में एंटीबॉडीज तैयार करती है। और जहां सर ने बताया कि जो कोरोना के मरीज ठीक हुए हैं, तो मान के चलते हैं कि इस कोरोना जंतु के विरुद्ध में उनके अंदर एंटीबॉडीज तैयार हुई है और ये एंटीबॉडीज किसी अन्य मरीज को देने से वह उस मरीज के अंदर जंतु से उससे लड़के उसका शायद जीवन बचा सकती है। सर, फिर एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है कि कौन से लोग प्लाज्मा दे सकते हैं और ऐसे कोई लोग हैं क्या जो नहीं दे सकते हैं? सर्वप्रथम जो पेशेंट्स, कोरोना के जो पेशेंट्स है जिनका आरटीपीसीआर टेस्ट पॉजिटिव आ चुका है और जो अभी उस रोग से मुक्त हो गए हैं, वही लोग प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उन्हें ब्लड बैंक जाना पड़ेगा और अफेरेसिस के थ्रू से प्लाज्मा उनका कलेक्ट किया जाएगा। सर्वप्रथम अपने को ये देखना होगा कि वह डोनर एलिजिबल है या नहीं डोनेशन के लिए। इसमें कुछ चीजें जो देखी जाती है, उसमें सर्वप्रथम उसकी उम्र 18 से ज्यादा होनी चाहिए। दूसरा, वो या तो आदमी होना चाहिए या महिला जिसके बच्चे ना हो। जिस महिला के बच्चे हैं वो प्लाज्मा डोनेट नहीं कर सकते हैं। तीसरी बात, उसके खून में एंटीबॉडीज है या नहीं यह देखना भी जरूरी है। इसलिए डोनेशन के पहले यदि आप एंटीबॉडी टेस्ट करवा ले तो ज्यादा अच्छा होगा। एंटीबॉडी टेस्ट से आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में एंटीबॉडीज कितनी है और आपके डोनेशन से पेशेंट को फायदा होगा या नहीं। इसलिए एंटीबॉडी टेस्ट कराना ज्यादा जरूरी है। तो सर, कोई ऐसा वर्ग है कि जो नहीं कर सकता है? नहीं करने वालों, जो डोनेशन नहीं दे सकते, ऐसे भी कुछ लोग हैं, जैसे कि मल्टीपेरस वुमन, यानी जिस महिला के बच्चे हैं वह नहीं दे सकती है, या फिर जिन्हें कुछ इन्फेक्शंस है जैसे कि HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, या फिर जिन्होंने पिछले 2 महीने में ब्लड लिया हो वह नहीं दे सकते हैं। ऐसे भी कुछ कारण हो सकते हैं जिसके कारण वह डोनेट नहीं कर पाएंगे। अन्यथा सभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स प्लाज्मा डोनेट कर सकते हैं। तो सर, जिस वर्ग को आपने बताया कि और प्लाज्मा डोनेट करने के लिए, जी सर, प्लाज्मा डोनेट करने के लिए उन्होंने कोरोना पेशेंट को कम से कम 28 दिन हो जाने चाहिए सिम्टमलेस, यानी आखिरी सिम्टम के बाद 28 दिन के बाद ही वो डोनेट कर सकते हैं। और फिर अगले 3 माह तक वो हर 15 दिन बाद डोनेट कर सकते हैं। यानी एक कोरोना पेशेंट करीब 6 बार प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। इसका कारण यह है कि आपने देखा होगा कि ब्लड डोनेशन में आप हर 3 महीने में ब्लड डोनेट कर सकते हैं, लेकिन प्लाज्मा डोनेशन ब्लड डोनेशन से अलग होता है। इसमें सिर्फ प्लाज्मा निकाला जाता है, ना कि पेशी। इस कारण वो डोनर को उसका इफेक्ट कुछ भी नहीं होता है डोनर पे। इसीलिए हर 15 दिन में वह 400 ml प्लाज्मा डोनेट कर सकता है। ये बहुत महत्वपूर्ण है कि एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट 6 कोरोना
बाधित पेशेंट्स की मदद कर सकता है। तो मित्र, जैसा सर बता रहे हैं कि जो प्लाज्मा डोनेट किया जाए उसमें पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज होनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि पहले तो व्यक्ति कोरोना से संक्रमित होना चाहिए, जिससे कारण कोरोना की एंटीबॉडीज के प्लाज्मा में होगी। अब ये पर्याप्त मात्रा में है या नहीं है, इसके लिए ब्लड टेस्ट जरूरी है। और सर ने कहा कि यह जहाँ ब्लड डोनेशन आप 3 महीने एक बार कर सकते हैं, वहीं पे प्लाज्मा डोनेशन 15 दिन में एक बार कर सकते हैं। तो सर, एक स्वाभाविक जिज्ञासा होती है कि जो डोनर होता है तो वह प्लाज्मा डोनेशन के बाद में कहीं उसमें कोई कमजोरी, वीकनेस अनुभव करता है, या वह उसी दिन अपने काम पर, नौकरी पर जा सकता है? इस दान का यही बहुत महत्वपूर्ण पहलू है कि जो दान करता है उसे कुछ भी तकलीफ नहीं होती है। आप प्लाज्मा डोनेट कर रहे हैं, 400 ml सिर्फ प्लाज्मा निकालेंगे आपके शरीर में से मशीन के द्वारा, अफेरेसिस मशीन उसे कहते हैं, और वह व्यक्ति के शरीर में वह प्लाज्मा कुछ घंटों में ही रिप्लेस हो जाता है। इसलिए उसे ना थकावट आती है, ना उसे कमजोरी लगेगी, और वह अपने काम पे डोनेशन के बाद इमीडिएटली जा सकेगा। मित्रों, सर ने बताया कि हमारे पूरे शरीर में 5 लीटर अगर खून है और उसमें से हम अगर मान लो सिर्फ 400 ml प्लाज्मा दे रहे हैं और इस प्लाज्मा की पूर्ति शरीर केवल कुछ ही घंटों में कर रहा है, तो इससे जो डोनर है, दानदाता है, उसके अंदर में कहीं कोई कमजोरी, वीकनेस वगैरह नहीं होती है और वो खुशी खुशी उसी दिन अपने काम पर जा सकता है। सर, आप हमारे दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? इस वक्त ये जो कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, तो उसके संदर्भ में मैं यही कहना चाहूंगा कि जो भी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट्स ठीक होके घर जाते हैं, उनका उत्तरदायित्व है कि जैसा उन्हें जीवनदान मिला है, वैसा ही जीवनदान वो जो कोरोना बाधित पेशेंट्स है उनको भी देने की कोशिश करें। आपके एक डोनेशन से शायद एक कोरोना पॉजिटिव पेशेंट की जान बच सकेगी। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हर कोरोना पॉजिटिव पेशेंट ने प्लाज्मा डोनेशन करना चाहिए। सब कहते हैं कि रक्तदान यह श्रेष्ठ दान है, लेकिन इस कोरोना पैंडेमिक के युग में अपन कह सकते हैं कि प्लाज्मा डोनेशन ही सबसे अच्छा और श्रेष्ठ दान है। इसलिए मैं आप सभी कोरोना पॉजिटिव पेशेंट से आग्रह करूंगा कि आप कृपया नजदीक की ब्लड बैंक में जाइए और अपना प्लाज्मा डोनेट कीजिए। धन्यवाद। मित्रों, जो भी हमारे बीच लोग हैं जो कोरोना बाधित हुए, कोरोना से संक्रमित हुए हैं, तो उनको जो फिजिकल, शारीरिक, मानसिक और मनोवैज्ञानिक यातनाएं सहन करनी पड़ी, पीड़ाएं सहन करनी पड़ी, उसकी हम सहज कल्पना कर सकते हैं। कुछ एक केसेस में समाज का दृष्टिकोण भी बदला है और उनके प्रति जो देखने का नजरिया उसमें फर्क आया है, हम ये बात समझते हैं। लेकिन अगर आपको ईश्वर ने ये शक्ति दी है कि आप ईश्वर प्रदत्त शक्ति का उपयोग दूसरों को बचाने के लिए कर सकते हैं, तो डॉक्टर ए.टी. देशमुख सर का कहना है कि आप इसका जरूर उपयोग करें। आप हर 15 दिन में ऐसे 6 बार, 3 महीने में 6 बार आप 6 मरीजों को जीवनदान देने का प्रयत्न कर सकते हैं। सर, चूंकि हम चर्चा के अंतिम मोड़ पर है और इस कार्यक्रम के माध्यम से हम हमारे एक्सपर्ट का वह पहलू सामने लाते हैं जो सामान्य तौर पर लोगों को नहीं दिखता है। मेरा आपसे सीधा प्रश्न है कि आप अपने व्यक्तित्व की एक खूबी यानी क्वालिटी और एक कमी यानी डेफिशिएंसी क्या मानते हैं? बड़ा कठिन सवाल किया है आपने, इसका उत्तर देना भी बड़ा मुश्किल है। सर्वप्रथम मैं शायद अपनी खामियां बताना चाहूंगा कि मैं सोचता हूं कि मैं बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड हूं, जिसके कारण कई बार आवेश में आके कुछ ऐसे डिसीजंस लेता हूं जिसके कारण मुझे कुछ लोग हर्ट हो जाते हैं। इसलिए मैं चाहूंगा कि मैं ये खामी दूर कर सकूं। जहां तक खूबियों का सवाल है, ये तो आप ही लोग जानते होंगे, मैं खुद के मुंह से क्या बताऊंगा अपनी खूबियां। पिछले 40 साल से मैं मेडिकल कॉलेज में एक टीचर के रूप में काम कर रहा हूं, और एक टीचर का जैसा योगदान होना चाहिए सेल्फ एनालिसिस और
पूरा सब्जेक्ट पढ़ के समझ के फिर उसको पढ़ाया जाए, वही कोशिश करता रहा हूँ और वही कोशिश करता रहूंगा। यही शायद मैं अपने आप में मेरे लिए एक खूबी है। सर मेरे से अगर आप पूछें तो आपकी जो सबसे बड़ी खूबी आपकी ईमानदारी है कि आप अपने व्यक्तित्व को इतने अच्छे से एनालाइज करते हैं। जहाँ तक आपने कहा मैं शॉर्ट टेम्पर्ड हूँ, तो मैं समझता हूँ कि आपकी विशेषता है, क्योंकि आपके अंदर जो परफेक्शन का भाव है, अगर आप उसमें कहीं कमी पाते हैं तो आपके अंदर की चिड़चिड़ाहट है, झुंझलाहट है, वो शायद दूसरों पर जाहिर होती हो। और मैं नहीं समझता कि जो आपके करीब के लोग हैं तो इस तरह के आपके व्यवहार को कहीं अन्यथा लेते हो, बल्कि उससे सीखते ही होंगे। और जहां तक मैंने आपको देखा है, सुना है, उस हिसाब से कि आप किसी भी विषय पर किसी भी समय, चाहे पढ़ाते समय हो या बातचीत करते समय, पहले उसका पूरा होमवर्क करते हैं, उसके बाद ही उस विषय को हाथ लगाते हैं। मित्रों, जैसा सर का इतना लंबा अनुभव टीचिंग का, आज भी ऐसा कहा जाता है कि आप किसी भी, चाहे वो अंडर ग्रेड्स के लिए पढ़ा रहे हो या पोस्ट ग्रेड के लिए पढ़ा रहे हो, सर पहले पूरा होमवर्क करते हैं, उसके बाद में उस विषय को हाथ लगाते हैं। और इसका प्रत्यक्ष अनुभव मुझे तब हुआ कि जब इस विषय में बातचीत करनी थी, तो सर ने कहा कि नहीं, पहले मुझे इसके ऊपर पूरा अभ्यास करने दे, तभी मैं इस पर बात कर पाऊंगा। तो सर इन सब विशेषताओं के साथ में, जो मैं समझता हूँ कि अन्य लोगों के लिए भी अनुकरणीय है, एग्जाम्पलरी है, एक आदर्श है। हमारी पूरी शुभकामना आपके साथ में है। बातचीत करने में बहुत अच्छा लग रहा था। बहुत सारे मुद्दे और भी थे जिस पर बातचीत कर सकते थे, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है, इसलिए आपसे विदा लेना पड़ रहा है। दर्शकों, अगले हफ्ते एक नए विषय पर एक नए विषय के साथ बात होगी। और एटी देशमुख सर, आपने जिस रोचक ढंग से इतने जटिल विषय को हमारे दर्शकों के लिए जितना आसान बनाया, इसके लिए हम हृदय से आपके आभारी है। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।